नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। सबसे पहले एक नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। पढ़ाई के साथ साथ खेलों को अपनाना जरूरी, कहा धर्मवीर सिंह ने। किसान सभा के सदस्यों ने जल भराव वाले गांवों का किया दौरा। केआईटीएस कॉलेज ने चलाया स्वच्छता अभियान। विभिन्न मांगों को लेकर कर्मचारी हुए एकजुट, सीएम के नाम सौंपा ज्ञापन। स्वदेशी जागरण मंच ने शुरू की स्वदेशी संकल्प यात्रा। बिना समय की खेती किसी भी फसल के लिए नुकसानदायक, कहा डॉक्टर मुरारी लाल। अब खबरें विस्तार से। शिक्षा विभाग द्वारा भीम स्टेडियम में 3 दिवसीय 58वीं राज्य स्तरीय स्कूली खेल प्रतियोगिताओं का शुभारंभ सांसद धर्मवीर सिंह ने किया। उन्होंने कहा कि जीवन का पहला सुख निरोगी काया है और स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मन का वास होता है। उन्होंने कहा कि सरकार की खेलों को बढ़ावा देने की सकारात्मक नीति के चलते भारत के खिलाड़ी विश्व स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं में प्रदेश व देश का नाम रोशन कर रहे हैं। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि विधायक घनश्याम सर्राफ ने कहा कि खेलों की बदौलत भिवानी को मिनी क्यूबा के नाम से पूरे विश्व में जाना जाता है। जिला शिक्षा अधिकारी निर्मल दहिया ने कहा कि इन प्रतियोगिताओं में प्रदेश के करीब 3500 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। प्रदेश स्तरीय 58वीं 3 दिवसीय स्कूली खेल प्रतियोगिता के शुभारंभ के अवसर पर सांसद धर्मवीर सिंह ने कहा कि जीवन का पहला सुख निरोगी काया है। स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मन का वास होता है। शिक्षा और खेल जीवन में बहुत जरूरी है। खेलों से हम स्वस्थ रह सकते हैं। सरकार खेलों को बढ़ावा देने के लिए कारगर नीति लागू कर रही है। उन्होंने युवा खिलाड़ियों से खान पान पर विशेष ध्यान रखने का आह्वान किया और कहा कि वे अपने माता पिता को खेतों में यूरिया या डीएपी की बजाय गोबर की खाद का प्रयोग कर प्राकृतिक खेती करने को कहें। वहीं विधायक घनश्याम सर्राफ ने कहा कि समय समय पर आयोजित होने वाली राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिताओं में भिवानी के खिलाड़ी पदक हासिल करते हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार खिलाड़ियों को बेहतरीन माहौल प्रदान कर रही है। युवाओं को खेल प्रतियोगिताओं में बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए। इससे जीवन में आगे बढ़ने की भावना प्रबल होती है। वहीं जिला शिक्षा अधिकारी निर्मल दहिया ने बताया कि अंडर 14, 17 और 19 आयु वर्ग के एथलेटिक्स, बास्केटबॉल और क्रिकेट प्रतियोगिताओं में प्रदेश के सभी 22 जिलों से करीबन 3500 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। प्रतियोगिता के सफल आयोजन के लिए खेल प्रशिक्षकों की ड्यूटी लगाई गई है। पूरे साल के अंदर इस प्रकार के खेलों का आयोजन किया जाता है, जहां प्रदेश को बने सन 66 से लेकर आज तक इस दौरान हमारा ये 58वां खेल महोत्सव अभी इस भिवानी स्टेडियम में आप लोग अलग अलग जगह से आए हैं और 3 प्रकार के गेम हमारे स्कूल, चाहे वो 14 साल के हों, 17 साल से नीचे हो या 19 साल तक के बच्चों के ये खेल जिसका ये आयोजन किया गया है, यहाँ आने पर सभी का स्वागत। देखिए, एजुकेशन और खेल दोनों चीजें बहुत जरूरी हैं जीवन के अंदर। इसीलिए शिक्षा जगत में एजुकेशन डिपार्टमेंट ने न केवल हरियाणा प्रदेश बल्कि सारे देश में जो एजुकेशन पॉलिसी बनाई है, प्राइमरी एजुकेशन, मिडिल एजुकेशन, हायर एजुकेशन हो, जितने भी स्कूल और कॉलेजेस हैं, परमिशन तभी स्कूल चलाने की मिलती है, चाहे सरकारी हो या गैर सरकारी हो। जब तक उसका खेल का ग्राउंड नहीं होगा, किसी स्कूल को सरकार परमिशन नहीं देती। इसीलिए स्कूल के अंदर सबसे पहले आप प्रेयर के अंदर जाते होंगे, वहां पर कोई पीटीआई, डीपी, जरूर एक क्लास पहला जो पीरियड है वो केवल और केवल हेल्थ के लिए होता है, ताकि हमारी हेल्थ सही रहे। इसीलिए इस देश का बच्चा जहां हेल्थ में सबसे ज्यादा कॉन्शियस है और दुनिया के अंदर भी सबसे ज्यादा संख्या अगर हम देखेंगे
तो हमारे देश के बच्चे सबसे ज्यादा खेल में भी और एजुकेशन में भी बहुत अच्छा टैलेंट बन के निकलते हैं। केवल खिलाड़ी के लिए स्कूल ही नहीं, गांव सतर पर भी देखोगे आप, कहीं आपको स्टेडियम मिलेंगे, कहीं व्यायामशाला मिलेंगी, कहीं योग के लिए कहीं ना कहीं योग सिखाने वाले टीचर मिलेंगे। यानी इस प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से खेलों में न केवल स्कूल एजुकेशन के अंदर बल्कि अब तो खेलो इंडिया के नाम से भी इस प्रदेश का कोई बच्चा ऐसा आपको नहीं मिलेगा जो किसी न किसी खेल में हिस्सा ना लेता हो। इस आयोजन के मौके के ऊपर मेरी आपसे सलाह भी है, मेरा आपसे निवेदन भी है कि हम खेल के मामले में किसी प्रकार की कोताही ना बरतें। जब सरकार हर स्कूल में एक खेल का टीचर नियुक्त करती है और वो भी पहला पीरियड इसीलिए दिया जाता है ताकि सुबह उठते ही सबसे पहले आप खेल के माध्यम से आपका शरीर ठीक हो सके। तो 3 ही दिन के हैं, लेकिन जैसे पेड़ ऊपर से छोटा होता है और जड़ें काफी गहरी होती हैं, जितना भारी पेड़ होता है जड़ें उतनी गहरी होती हैं। तो इस आगाज को सफल बनाने के लिए मेरी पूरी टीम डिस्ट्रिक्ट भिवानी की अहर्निशम सेवा में लगातार लगी हुई थी और मेरा ये विश्वास है कि आज का ये जो बच्चों के सम्मान का कार्यक्रम है, मार्च पास्ट का और चीफ गेस्ट के उद्बोधन का, सब सफल रहा है। और 3 तरह की प्रतियोगिताएं यहाँ 24, 25 और 26 सितंबर को होने जा रही हैं। मैं अंडर 14, अंडर 17, अंडर 19 एथलेटिक्स और बास्केटबॉल और क्रिकेट में अंडर 14 और अंडर 19 2 तरह की टीमें जैसे आई हैं पूरे हरियाणा से। और मेरा ये विश्वास है एज पर शेड्यूल जो निश्चित किया गया है डायरेक्टरेट के द्वारा, उन्हें अक्षर से निभाया जाएगा और बहुत अच्छे निर्णय के साथ बहुत अच्छे खिलाड़ी अपना जो है परचम लहराएंगे। और मेरा ये विश्वास है कि इन राज्य स्तरीय खेलों में जो जीत के आएंगे खिलाड़ी, ये राष्ट्रीय स्तर पर भी हरियाणा राज्य की धाक जमाएंगे। जहाँ तक बच्चों के उत्साह की बात है तो उत्साह के आगे सब फीका होता है। उत्साह सब चीजों के ऊपर विजय पा लेता है। उत्साह वही कहा जाता है जो विभिन्न आने वाली कठिनाइयों से पार पा जाए। अगर पार ही नहीं पा पाए तो वो उत्साह नहीं है, वो सफलता नहीं कही जा सकती। तो मेरे खिलाड़ी आज पूरे हरियाणा की इस चीज में भी सफल रहे हैं कि अपने उत्साह को बनाए रखा। बावजूद भयंकर गर्मी के, तेज धूप के, उन्होंने अपने ऊपर इस चीज को, मौसम को हावी नहीं होने दिया और पूरे जो है उत्साह के साथ जो एक खेल की भावना होती है उसका प्रदर्शन किया। 5000 से ऊपर अपना रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। और जहां तक माननीय सांसद की बात है तो उन्होंने जिस हिसाब से अपील की वो उनका ट्रू अप्रोच थी, क्योंकि सबसे अजीज अगर माँ बाप के लिए और इस समाज के लिए है तो वो बच्चे हैं। भारत का राष्ट्र निर्माता है तो वो बच्चे हैं। किसी घर का जो है भावी निर्माता है तो वो बच्चे हैं। हमारी शान है तो वो बच्चे हैं। अगर बच्चे किसी चीज को ठान लेंगे तो हो नहीं सकता कि उस कार्य में हमें सफलता न मिले। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रतिनिधिमंडल ने गांव रेवाड़ीखेड़ा, सैं, चांग, केलंगा, खरक में जल भराव वाले खेतों का दौरा किया। किसान सभा के जिला उप प्रधान कामरेड ओम प्रकाश के नेतृत्व में रेवाड़ीखेड़ा के किसानों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और खेतों में बरसाती पानी निकासी के लिए जिला प्रशासन से बड़े पाइप व 3 बड़ी मोटरें लगाने की मांग की ताकि 2000 एकड़ भूमि से पानी की निकासी की जा सके। किसानों ने सरकार से खराब हुई खरीफ की फसलों का 1 लाख रुपए प्रति एकड़ मुआवजा देने की भी मांग की। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रतिनिधि मंडल ने जल भराव वाले गांवों का दौरा किया और मांग की कि रेवाड़ीखेड़ा और सै के बीच 2000 एकड़ में बारिश के पानी की निकासी करवाई जाए। किसान सभा के जिला उप प्रधान नेता कामरेड ओम प्रकाश ने रेवाड़ीखेड़ा के किसानों के साथ प्रशासन व राज्य सरकार से मांग की कि उन्हें सड़क के दोनों ओर खेतों का जल भराव निकासी हेतु 3 बड़ी मोटरें और 280 बड़े 20 फुट वाले पाइप चाहिए। कामरेड ओम प्रकाश ने कहा कि किसानों की खरीफ की फसल 100% बर्बाद हो गई है। चांग, सै, रेवाड़ीखेड़ा, केलंगा और खरक की जमीन में खेतों में भरे हुए पानी को मोटर और पाइप लगाकर बामला माइनर में डालना चाहते हैं ताकि उस रजबाहे की दूसरी तरफ लगते गांव को सिंचाई का पानी उपलब्ध हो सके। इसके लिए 4 बड़ी मोटरें और 20 फुट के 280 पाइप चाहिए। किसानों को बार बार चक्कर काटने के बाद भी ये चीजें उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं।
उन्होंने कहा कि यदि किसानों के जल भराव की निकासी नहीं होती है तो किसान रबी की फसल की बिजाई नहीं कर पाएंगे। उन्होंने राज्य सरकार व प्रशासन से मांग की है कि उप पीड़ित किसानों के जल भराव की शीघ्र निकासी करवाई जाए, 1 लाख रुपए प्रति एकड़ मुआवजा दिया जाए, मजदूरों के लिए 200 दिन मनरेगा काम लगवाया जाए और 600 रुपए प्रतिदिन दिहाड़ी दी जाए। आज हम रेवाड़ी, सै, चांग और उधर कड़ंगा और इधर जो है खड़क के बीच में खड़े हैं हम। ये रोड रेवाड़ी से सै की तरफ जाता है, दोनों ओर पानी भरा हुआ है। 1500-2000 एकड़ जमीन में पूरी तरह से पानी भरा हुआ है, लेकिन ये मिले हैं प्रशासन से, इनको मोटर और पाइप नहीं मिल रहे। प्रशासन जो है पानी निकालने के लिए संसाधन भी उपलब्ध नहीं करा रहा। ये पानी बामड़ा डिस्ट्रीब्यूटरी में भी जा सकता है और ये जो है भिवानी डिस्ट्रीब्यूटरी से औरंगाबाद डिस्ट्रीब्यूटरी निकल के वहां भी ये जा सकता है। इसलिए हम प्रशासन से, विशेषकर डीसी साहब से ये अनुरोध करते हैं कि कम से कम इनको पाइप और मोटर तो दे दो, ताकि ये अपना पानी निकाल लें। रबी का कोई फसल हो जाए, खरीफ की तो बर्बाद होगी है, लेकिन ना सरकार को परवाह है, ना इरिगेशन डिपार्टमेंट को। अभी कोई अधिकारी आया भी नहीं होगा यहाँ देखने। ये बुरी हालत है, ये सारी खरीफ फसल नष्ट होगी। कपास है, बाजरा हम देख रहे हैं, और रबी की फसल की भी कोई दूर दूर तक संभावनाएं नहीं है। अगर ये 15-20 दिन, महीने में पानी निकल जाता है तो अगली फसल कुछ किसान की जो है निकल सकती है। एक किसान 50-50 हजार रुपए में ठेके में लेता है, 30-30 हजार रुपए पर खर्च करता है। कम से कम लाख रुपए इनको मुआवजा मिले, तब जाकर के इनकी जिंदगी दोबारा से शुरू हो सकती है। इसलिए हम हरियाणा सरकार से भी अनुरोध करेंगे कि मुआवजा तो बाद की बात है, पहले इनका पानी तो निकाल दो। इस रेवाड़ी खेड़ा का रहने वाला हूँ। हमारे खेतों में पिछले 1 महीने से 3 से 4 फुट पानी भरा हुआ है और प्रशासन के चक्कर काट काट के हम थक चुके हैं। मोटर तो अवेलेबल करा दी, लेकिन पंप आज तक अवेलेबल नहीं कराए हैं। 20 दिन हो गए लगातार चक्कर काट रहे हैं, प्रशासन नहीं दे रहा। और ये फसल खरीफ की तो हमारी सारी बर्बाद हो चुकी है और रबी की बोने का भी कोई चांस नहीं है। सरकार से हमारी दरखास्त है कि हमारी सुनवाई करी जाए और हमसे पंप दिए जाए ताकि पानी की निकासी सुचारू रूप से कर सके। मेरा नाम अभिषेक है, मैं गांव रेवाड़ी खेड़ा का रहने वाला हूँ। मैंने 5 एकड़ जमीन बो रखी है। पिछले 1 महीने से आप पीछे देख रहे हो, मेरे मतलब इतना 4-4-5-5 फुट पानी खेतों में खड़े है। ये फसल तो खराब हो ही गई। सरकार ये भी नहीं कि अगली फसल के लिए पानी की निकासी करवा दे कि भी अगला पानी अगली फसल हम बो सकें। 50-40 हजार रुपये ठेका है यहाँ पे। किसान मतलब ठेका देकर और उसके बाद भी आत्महत्या करने पर ऐसे मजबूर होता है किसान। कह देते हैं कि किसान का तो मौज हो रही है, ये किसान की मौज एक बराबर। स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत अभियान के तहत TITNS कॉलेज के विद्यार्थियों और अध्यापकों ने घंटाघर चौक व नेहरू पार्क में स्वच्छता अभियान चलाकर स्वच्छता का संदेश दिया। कॉलेज के डायरेक्टर प्रोफेसर BK बेरा के मार्गदर्शन में आयोजित अभियान में बच्चों के द्वारा प्लास्टिक और गीले व सूखे कचरे को अलग अलग निस्तारण करके पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। वहीं सिटी थाना SHO सत्यनारायण और डॉक्टर राज मेहता ने अभियान में भागीदार बच्चों का हौसला बढ़ाया और कहा कि स्वच्छता से हम अनेक बीमारियों से मुक्त हो सकते हैं। स्वच्छ भारत मिशन के तहत TITS कॉलेज द्वारा घंटाघर पर स्वच्छता अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कॉलेज के प्राध्यापकों, कर्मचारियों और विद्यार्थियों ने भाग लिया। अभियान का शुभारंभ संस्था के निदेशक प्रोफेसर BK बेहरा द्वारा किया गया। उन्होंने स्वच्छता को राष्ट्रीय जिम्मेदारी बताते हुए सभी को स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत का संकल्प दिलवाया। विद्यार्थियों और शिक्षकों ने घंटाघर परिसर व आसपास के क्षेत्रों की साफ सफाई कर नगर वासियों को स्वच्छता का संदेश दिया। कार्यक्रम के दौरान प्लास्टिक उपयोग को कम करने, गीले एवं सूखे कचरे को पृथकीकरण करने, सार्वजनिक स्थलों को स्वच्छ रखने और पर्यावरण संरक्षण जैसे विषयों पर विशेष बल दिया गया। विद्यार्थियों ने पोस्टर, नारे और नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत कर नागरिकों को जागरूक किया। नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर राज मेहता। मैं आज बहुत खुश हूँ ये देखकर कि RTIT कॉलेज के जो छात्र हैं, ये फर्स्ट ईयर के छात्रों ने एक बीड़ा उठाया आज भिवानी के एक हिस्से को साफ करने का। मैं ये आशा करता हूँ कि आगे भी इस तरह की एक्टिविटीज़ ये बच्चे करते रहेंगे। एक संदेश है सारी जनता के लिए, भिवानी के लोगों के लिए, कोई भी शहर अपने नगर वासियों की मेहनत से ही साफ हो सकता है। हमें सिर्फ किसी और की तरफ या सरकार की तरफ मुंह करके नहीं देखना चाहिए, बल्कि इसकी शुरुआत अपने घर से ही करनी चाहिए। जैसे हम लोग अपने घर को साफ सुथरा रखते हैं, ऐसे ही अपने शहर को अपना परिवार, अपना घर समझकर हमें से सफाई पे ध्यान देना चाहिए। खासतौर पे जहाँ कूड़ा बनता है, हम यूज़ करते हैं पॉलीथीन, हम यूज़ करते हैं जो भी सामान,
उससे जो भी कूड़ा बन रहा है उसे सही जगह पे सही टाइम पे उसको डिस्पोज करें, इसे इधर उधर ना फेंकें, और इससे हमारा शहर साफ होगा तो फाइनली भिवानी का नाम ऊंचा होगा। धन्यवाद। अधिकारियों के दिशा निर्देश पर हमारा जो सेवा पखवाड़ा चला हुआ है उसमें श्रीमान पुलिस अधीक्षक भिवानी श्री अमित कुमार आईपीएस द्वारा विशेष रूप से दिशा निर्देश दिए गए हैं कि हमने जन सेवा के कार्य करने हैं। तो आज उसी पखवाड़े की अगली प्रक्रिया में हमने जो हमारा टीआईटी एक कॉलेज है उसके अंदर स्टूडेंट्स का करीब 70 स्टूडेंट का ग्रुप है जिसमें लड़के लड़कियां शामिल हैं। तो उनसे हमने प्रशांत जी उनके टीम इंचार्ज उनसे संपर्क किया और एक जो स्वच्छता अभियान नेहरू पार्क जो शहर का सबसे बड़ा पार्क और वेस्ट पार्क है, हजारों की संख्या में सुबह शाम यहाँ हमारे शहरवासी घूमने के लिए आते हैं। तो जैसे हमने यहाँ मॉनिटर किया कि हर जगह पन्नियाँ, रैपर्स वगैरह, कागज वगैरह, बीड़ी सिगरेट के, गुटखे, तंबाकू वगैरह पड़े हुए हैं, तो हमने डिसाइड किया प्रशांत को के साथ मिलकर कि उन्हें इस नेहरू पार्क के अंदर सफाई अभियान चलाया जाए। तो ये इनकी टीम के साथ ये तुरंत तैयार हो गए और उसी कड़ी में हम यहाँ नेहरू पार्क में पहुंचे हैं और पूरे पार्क को हमने एक साफ सफाई करके एक नया रूप दिया है। सर जो बच्चे हमारे वो हमसे ही सीखते हैं, जैसे उनको हम संस्कार देंगे वैसा ये सीखेंगे। तो इससे एक ये भावना आती है सेवा की भावना। तो अक्सर जैसे इनको हमने उदाहरण के तौर पे बताया कि गुरुद्वारे हम सभी जाते सभी सेवा भाव से किस तरह से कोई प्रसाद का वितरण करता है, कोई बर्तनों की साफ सफाई करता है, कोई जूते साफ करता है, कोई झाड़ू पोछा लगाता है। तो एक संयुक्त प्रयास है हमारा जो पार्क में हमने इकट्ठे किया है और बच्चों के अंदर से एक जो सेवा भावना हुई है वो जागृत हुई है। और दूसरा इससे जो अब सभी हम एक कैटेगरी में शामिल हो गए, यहाँ कोई अमीर गरीब नहीं है, सभी हम सफाई कर्मी की तरह हमने यहाँ काम किया और एकता का भाव भी हमारे अंदर उत्पन्न हुआ और जो राष्ट्र निर्माण के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लगातार हमारा जो सेवा पखवाड़ा चला हुआ था उसके अंदर सभी शिक्षण संस्थाओं में और जो सरकारी ऑफिस उनके अंदर विशेषकर हमारे अधिकारियों द्वारा जो दिशा निर्देश दिए गए, पुलिस की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और यदि पुलिस अधिकारी किसी काम में इंटरेस्ट लेके और जन सहयोग से उस काम को आगे बढ़ाते हैं तो उसमें सफलता मिलने की पूरी संभावना होती है। तो उसी कड़ी में हमने लगातार पौधारोपण किया है, नशा मुक्ति जो नशे के खिलाफ यात्राएं निकाली है, आज हमने स्वच्छता अभियान चलाया है। मेरा नाम नंदिनी है, मैं TITS भिवानी फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ और हमने आज ये स्वच्छ भारत और स्वच्छ भारत मिशन के उपलक्ष्य में हमने एक रैली निकाली है जिसमें हम घंटा घर से लेकर नेहरू पार्क तक हमने स्वच्छता अभियान चलाया। इसके अंदर हमारे कॉलेज के लगभग फर्स्ट ईयर के लगभग सभी छात्रों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे जो साथ के जो बच्चे हैं उन्होंने बहुत अच्छी तरह से सारी जगह पे साफ सफाई करी है। बेटा आज हमने घंटा घर और जैसे बीच का जो रास्ता है नेहरू पार्क का और नेहरू पार्क में। तो आप क्या संदेश देना चाहोगे भिवानी वासियों को, सफाई का क्या फायदा होता है? हम भिवानी वासियों को यही संदेश देना चाहेंगे कि अपने आसपास स्वच्छता रखोगे तो बीमारियां कम होंगी और अगर स्वच्छता होगी तो मतलब सकारात्मक थॉट्स आएंगे, उससे आपके जो लिविंग का जो बिहेवियर है वो भी अच्छा होगा। जो का अपने TIT कॉलेज से बिलोंग करती हूँ मैं, TSIRI के अंतर्गत हम बहुत सारी गतिविधियां कराते रहते हैं जैसे ट्री प्लांटेशन, ब्लड डोनेशन कैंप। इसी के अंतर्गत हमने आज क्लीनलीनेस ड्राइव का प्रोजेक्ट लिया है जिसमें हमारे फर्स्ट ईयर के बच्चों ने बहुत डेडिकेटेडली पार्टिसिपेट किया है। हमने अपने कॉलेज से ये ड्राइव शुरू किया था, फिर हमने घंटा घर चौक को कवर किया है और बच्चे भी इस चीज में बिलीव करते हैं कि जिस तरह से स्वस्थ तन में स्वस्थ मन निवास करता है उसी तरह से अगर हम अपने आसपास के वातावरण को स्वस्थ रखेंगे तो ऑब्वियसली वी विल फील एनर्जेटिक थ्रू आउट द डे। जिस और स्वच्छ घर में रहते हैं हम तो पॉजिटिव वाइब्स भी आती हैं और हम बीमारी से भी दूर रहते हैं। तो हमारे बच्चों ने यहाँ के सब लोगों को यह संदेश दिया है कि हमें अपने आसपास कूड़ा कचरा नहीं फैलाना चाहिए, प्लास्टिक का कम से कम उपयोग करना चाहिए, सूखे व गीले कचरे को सेग्रीगेट करना चाहिए ताकि हम स्वस्थ रह सकें और हम आगे भी इस तरह की गतिविधियां कराते हैं। 8वें वेतन आयोग के गठन व कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने आदि से संबंधित विभिन्न मांगों को लेकर अखिल भारतीय राज्य कर्मचारी महासंघ के आह्वान पर सर्व कर्मचारी संघ ने जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन किया। जिला प्रधान सूरज भान जटासरा की अध्यक्षता में कर्मचारियों ने अपनी मांगों का एक ज्ञापन उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री को भेजा। अखिल भारतीय राज्य कर्मचारी महासंघ के आह्वान पर सर्व कर्मचारी संघ ने जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन करते हुए उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। धरने की अध्यक्षता जिला प्रधान सूरज भान जटासरा ने की व संचालन
जिला सचिव सुमेर आर्य द्वारा किया गया। उन्होंने धरने को संबोधित करते हुए बताया कि 8वें वेतन आयोग के गठन, कच्चे कर्मचारियों को नियमित करने, पुरानी पेंशन बहाल करने व निजीकरण पर रोक लगाने, लेबर कोड बिल रद्द करने, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में संशोधन करने, बिजली अधिनियम 2020 रद्द करने, सरकारी महकमों का विस्तार करने व खाली पड़े पदों पर नियमित भर्ती करने आदि मांगों को पूरे देश में जिला स्तर पर प्रदर्शन करते हुए ज्ञापन सौंपे गए हैं। वहीं उनकी मुख्य मांगों में PFRDA बिल रद्द कर पुरानी पेंशन योजना को बहाल करना, 8वें वेतन आयोग लागू ना हो तब तक 5,000 रुपए अंतरिम राहत के रूप में देना, कौशल रोजगार निगम को भंग कर 10 लाख खाली पड़े पदों को नियमित भर्ती से भरना, विभागों का निजीकरण बंद कर उनका विस्तार करना है, लेकिन सरकार उन्हें लागू करने में आनाकानी कर रही है, जिससे कर्मचारियों में रोष व्याप्त है। आप तमाम साथियों का धन्यवाद करता हूं कि आज आप हमारे बुलाए पे कर्मचारी की मांगों को मतलब जनता के बीच में और आप अपने न्यूज चैनल के माध्यम से दिखाओगे, इसलिए धन्यवाद करते हैं। आज पूरे देश का कर्मचारी अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी फेडरेशन के आह्वान पे पूरे देश का कर्मचारी आज एक स्तरीय धरने का कार्यक्रम कर रहा है। हमारा जो 10 सूत्रीय जो मांग पत्र है उसको लेकर आज पूरा देश का कर्मचारी आज उपायुक्त कार्यालयों के सामने धरने पर बैठा हुआ है। हमारी जो मुख्य मांग है, पहली मांग हमारी जो श्रम कानून जो सरकार ने जो पहले 29 श्रम कानून होते थे, सरकार ने उन्होंने छोटा करके स्कोड के 4 बना दिए, 4 मतलब श्रम संहिता बना दी। हम कह रहे हैं कि उनको रद्द करे, 4 संहिता श्रम जो बनाई है और पुराने लेबर लाज लागू करे। दूसरा जो कर्मचारियों की मुख्य मांग है PFRDA बिल, यानी पुरानी पेंशन नीति का जो मामला है, पूरे देश का कर्मचारी इसको लंबे समय से लड़ रहा है, पुरानी पेंशन बहाल की जाए। तीसरा जो कोरोना काल में 18 महीने का जो केंद्र की सरकार जो कर्मचारियों का DA खा गई थी, ये कह के एक देश प्रदेश की हालत ठीक नहीं है और इन्होंने अपना महंगाई भत्ता उस कोरोना काल में 50% से 100% कर लिया था और कर्मचारियों को ये कह के एक देश प्रदेश की हालत ठीक नहीं है, वो 18 महीने का DA नहीं दिया। तो हम मांग करते हैं आज इस धरने के माध्यम से पूरे देश का कर्मचारी कि 18 महीने का जो DA है वो तुरंत बहाल करे। दूसरा, कच्चे कर्मचारी लगा रही सरकार, चाहे केंद्र की सरकार है, चाहे हरियाणा की सरकार है, चाहे प्रदेश जो भी सरकारें हैं, कच्ची भर्ती के ऊपर ज्यादा जोर दे रही है। हम इस धरने के माध्यम से कह रहे हैं कि पूरे देश में पक्का कर्मचारी लगाया जाए, क्योंकि खाली जो पड़े पद उन्हें नियमित भर्ती की जाए। तीसरा, सरकार एक नया कानून लेके आई है, धारा लेके आई 310 और 311 IB2। उसका ये मामला है कि कर्मचारी अपनी मांगों के लिए आगे आंदोलन नहीं कर सकते। अगर कर्मचारी आंदोलन करेगा तो उससे पहले 6 महीने पहले सरकार को देना पड़ेगा, सरकार को सूचना देनी पड़ेगी कि हम रैली धरना करें। आज हमारा पूरा अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ के आह्वान पर पूरे देश के अंदर मांग और मुद्दे के ऊपर हमारी आज ये धरना प्रदर्शन है। हम ये कहना चाहते हैं सरकार से कि जल्द से जल्द सरकार मांगे लागू करे, नहीं तो कर्मचारियों में बहुत बड़ा रोष है और एक दिन रोष कर्मचारी संघ के बैनर के तरह नीचे बहुत बड़ा आंदोलन करने पर मजबूर होगी। कर्मचारी हड़ताल तक भी जा सकते हैं। हम ये कहना चाहते हैं आपके माध्यम से। इस प्रकार का आंदोलन रहेगा क्या सरकार से आमने सामने होगा कर्मचारी? हमने एक बात तो ये कहना चाहते हैं, रोडवेज की तरफ से मैं 1 मिनट के लिए बात रखना चाहता हूँ कि पूरे ऑल इंडिया के अंदर पूरे भारत सरकार इलेक्ट्रॉनिक्स बस के नाम से प्राइवेट बस लेना चाहती है। उसका रोडवेज का कर्मचारी पूरे ऑल इंडिया में विरोध करता है। हमारी ऑल इंडिया रोड ट्रांसपोर्ट वर्कर यूनियन से संबंधित यूनियन है। हमने वहां भी कन्वेंशन में बोलते हुए कहा था कि ये जो बसें हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स बसों के नाम से जो लूट है देश के अंदर, ये बंद की जाए। यदि इलेक्ट्रॉनिक्स बस लेनी है तो रोडवेज के अंदर ये बसें ली जाएं। और हम ये कहना चाहते हैं आपके माध्यम से, या तो कर्मचारियों की मांगों को स्वीकार कर ले, नहीं तो कर्मचारी पूरे एक बंदर के नीचे बहुत बड़े आंदोलन करने पर मजबूर होगा। उसमें हड़ताल भी हो सकती है, रोडवेज का तो चक्का जाम भी हो सकती है और पूरा देश बंद भी हो सकता है। क्या लगता है GST के नाम पर वाहवाही बीजेपी सरकार लूट रही है? और स्वदेशी उत्पादों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए स्वदेशी जागरण मंच ने 5 दिवसीय स्वदेशी संकल्प यात्रा की शुरुआत की। स्वदेशी जागरण मंच के संयोजक अमित बंसल मुंडालिया के मार्गदर्शन में आयोजित यात्रा को सक्षम संस्थान के राष्ट्रीय सह सचिव डॉक्टर चंद्रभूषण, विभाग संघ चालक सत्यनारायण मित्तल और समाज सेवी नरेश दिघावा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने बताया कि इस यात्रा का उद्देश्य लोगों को स्वदेशी उत्पादों को अपनाने के प्रति जागरूक करके देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करना है। स्वदेशी उत्पादों को उपयोग के लिए बढ़ावा देने के लिए स्वदेशी जागरण मंच के द्वारा स्वदेशी संकल्प यात्रा का आयोजन किया गया। इस यात्रा का उद्देश्य लोगों को आत्मनिर्भर भारत की ओर कदम बढ़ाने और स्थानीय रूप से निर्मित वस्तुओं को अपनाने के लिए प्रेरित करना है। हुड्डा पार्क से
सक्षम संस्थान के राष्ट्रीय सह सचिव डॉक्टर चंद्रभूषण, विभाग संघ चालक सत्यनारायण मित्तल व समाज सेवी नरेश दिखावा ने झंडी दिखाकर यात्रा को रवाना किया। यह यात्रा लघु सचिवालय, चंद्रशेखर आजाद चौक, महम गेट और रोहतक गेट से होते हुए बस स्टैंड के पास से पालुआस और नाथवास गांवों की ओर रवाना हुई, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक यह संदेश पहुंचाया जा सके। स्वदेशी जागरण मंच के संयोजक अमित बंसल मुढालिया ने बताया कि यात्रा का रात्रि ठहराव गुजरानी में रहा, जिसके बाद यात्रा लोहानी, कैरू, देवराला, ओबरा, बहल, शरवाल से होती हुई तोशाम पहुंची। उसके बाद यात्रा दादरी जिले के लिए रवाना होगी और भिवानी, दादरी, महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी में लोगों को जागरूक करने के उपरांत रविवार को वापस भिवानी पहुंचेगी। स्वदेशी संकल्प यात्रा पूरे भारतवर्ष में निकाली जा रही है और हमारे हरियाणा प्रांत, जिसका स्वदेशी में बहुत ही अच्छा कंट्रीब्यूशन होता है, इसमें पूरे प्रांत भर में सभी जिलों में, सभी विभागों में हम स्वदेशी संकल्प यात्रा निकाल रहे हैं, जिससे हम अपने व्यापार को, हमारी अर्थव्यवस्था को, छोटे व्यापारी भाइयों को, सबको स्वदेशी प्रोडक्ट्स जो है उसको इस्तेमाल करने के, आम जनता को जागरूक कर सके, ये हमारा ध्येय है। हरियाणा द्वारा इस महीने पूरे हरियाणा के अंदर हर जिले स्तर से लेकर खंड स्तर, गांव स्तर तक स्वदेशी संकल्प यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। आपने देखा वो एक ऑपरेशन सिंदूर के बाद स्वदेशी का भावना को उजागर करना बहुत ज्यादा जरूरी था। उसके बाद अमेरिका जैसे देशों ने जो अपनी गुंडागर्दी कर रखी टैरिफ के नाम पर, उनकी धमकियों से निपटने के लिए हमारे पास एक ही आधार है, वो सौ, और सौ के आधार को लेकर स्वदेशी जागरण मंच ने पूरे अखिल भारतीय स्तर पर एक स्वदेशी संकल्प यात्रा का आयोजन पूरे जिले में किया है। आज भिवानी विभाग द्वारा स्वदेशी संकल्प यात्रा का आयोजन सुबह हुड्डा पार्क के 7 बजे किया गया। यह यात्रा भिवानी जिले में गाँव में घूमती हुई उसके बाद दादरी जिले को कवर करेगी। उसके बाद ये महेंद्रगढ़, नारनौल जाती हुई वापसी रेवाड़ी जिले में घूमती हुई वापसी रविवार को ये यात्रा भिवानी वापसी आएगी और भिवानी आगमन पर फिर इसका स्वागत किया जाएगा और फिर इसको भिवानी शहर के अंदर, पूरे शहर बाजारों के अंदर फिर उसको रविवार को घुमाया जाएगा। स्वदेशी संकल्प यात्रा स्वदेशी जागरण मंच द्वारा पूरे भारतवर्ष के अंदर चलाई जा रही है और इसका मुख्य उद्देश्य है कि प्रत्येक नागरिक को इसके लिए जागरूक करना कि देश में बना हुआ सामान उपयोग करना है, देश को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है, देश के अंदर रोजगार बढ़ाने हैं, तो स्वदेशी सामान का उपयोग करना अति आवश्यक है। और इसके अंदर हमारे भारतीयों का मोदी जी द्वारा कहा गया है पसीना बहा हुआ है, तो हमें वही सामान उपयोग करना चाहिए जो हमारी मातृभूमि, हमारी धरती पे बना हुआ है और पूर्ण रूप से स्वदेशी है। जुलाई महीने से अक्टूबर महीने तक मौसम सब्जी उगाने वाले किसानों के लिए बेहतरीन रहता है। कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर मुरारी लाल ने बताया कि किसान इस समय गोभी की बुआई कर सकते हैं। गोभी की फसल 60 से 90 दिनों में तैयार हो जाती है। उन्होंने सब्जियों को बीमारियों से बचाने के लिए समय समय पर दवाइयों का छिड़काव करने की भी सलाह दी है। फूल गोभी एक महत्वपूर्ण सब्जी फसल है जो पूरे भारत में उगाई जाती है। यह विटामिन सी, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट का समृद्ध स्रोत है। यह कहना था बागवानी विभाग के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर मुरारी लाल का। उन्होंने बताया कि फूल गोभी एक ठंडे मौसम की फसल है जो 15 से 20 डिग्री सेल्सियस के तापमान में सबसे अच्छी तरह से बढ़ती है। इसकी खेती के लिए काली मिट्टी और दोमट मिट्टी उपयुक्त होती है। फूल गोभी की बुआई का समय जुलाई से अक्टूबर के बीच होता है। खेतों में पौधों की रोपाई के करीबन 60 से 90 दिनों बाद फसल कटाई के लिए तैयार हो जाती है। उन्होंने बताया कि फूल गोभी की फसल में डायमंड बैकमोथ, तंबाकू सुंडी, गोभी की तितली, गोभी का तेला कीट जैसे कीटों का प्रकोप अधिक होता है। इन कीटों से बचने के लिए कीटनाशकों का प्रयोग करना चाहिए। इसकी औसत उपज 50 से 70 टन प्रति हेक्टेयर होती है और कुछ अच्छी किस्में उचित प्रबंधन से 80 टन प्रति हेक्टेयर तक उत्पादित हो जाती है। सबसे पहले तो सभी किसान भाइयों को हाथ जोड़कर राम राम। जो भी किसान भाई हैं उनसे तो यही निवेदन है कि जो किस्में जो है सिफारिश की हुई है और समय की किस्मों के अनुसार ही उनकी बिजाई करनी चाहिए और उसी हिसाब से उनका जो है ना पौधरोपण करना चाहिए। तो अब जैसे जो है अगित्य किस्म की बारे में बात करें तो पूछा पाक की थी जिसका समय जा चुका है, जो कि मई और जून के महीने में उसको नर्सरी में बिजाई करते हैं और उसके जो है पौधरोपण जून जुलाई के महीने में करते हैं। इसी तरह जो है जो मध्यम किस्म की जो किस्म है वो सार नंबर 1 है
और उसकी बिजाई का समय भी जा चुका है, लेकिन अब जो है उसके जो है पौधरोपण का समय है। अगस्त से मध्य सितंबर के उसका जो है पौधरोपण का सही समय है। तो किसान भाई जो है सही समय पर जो है खेत में पौधरोपण का काम करें। इसी तरह जो स्नोबॉल 16 है, जो स्नोबॉल 16 है, उसकी बिजाई का समय जो है वो अक्टूबर से लेके और नवंबर के पहले सप्ताह तक है। तो उसकी बिजाई जो है समय के अनुसार करें, और उसका जो पौधरोपण का समय है वो नवंबर से दिसंबर का महीना है। तो ये सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात है कि जो है कि अगर हम जो है जो किस्में जो है मध्यम किस्में हैं या 75 किस्में हैं, उनके जो है समय पे बिजाई करें और सही समय पे ही उसका जो है पौधरोपण करें। नहीं तो जो है कि गोभी में जो है छोटा फूल रहने की जो है दिक्कत रहती है। तो उससे बचने के लिए जो है सलाह दी जाती है जो किस्म सिफारिश की हुई है उसी किस्म का जो है सही समय पे बिजाई और पौधरोपण किया जाए। इस तरह अगर खाद के बारे में बात करें तो किसान भाइयों को 20 टन गोबर की खाद और जो है उनको 200 किलोग्राम किसान खाद और 120 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट और 32 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश जो है खाद देनी चाहिए। और जो गोबर की खाद है, सिंगल सुपर फास्फेट है और म्यूरेट ऑफ पोटाश है और 1/3 यूरिया है, वो जो है पौधरोपण से पहले किसान को देनी चाहिए। जो बाकी यूरिया बच गई है वो जो है 2 बराबर भागों में बांट के। और अब चलते चलते आज के तकनीकी युग में भी समाज अंधविश्वास की बेड़ियों से मुक्त नहीं हो पाया है। झाड़ फूंक, तंत्र मंत्र और काले जादू जैसी कुप्रथाएं लोगों को न केवल आर्थिक रूप से बर्बाद कर रही हैं, बल्कि मानसिक और सामाजिक रूप से भी भारी आघात पहुंचा रही हैं। पिछले कुछ वर्षों में इस तरह के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। यह स्थिति हमारे समाज की वैज्ञानिक दृष्टिकोण की कमी और शिक्षा व जागरूकता के अभाव का सजीव उदाहरण है। फर्जी बाबाओं और तांत्रिकों का यह नेटवर्क बहुत गहराई तक फैला हुआ है। ये लोग खुद को देवी शक्ति का स्वामी बताते हैं और साधारण जनमानस की कमजोरियों का फायदा उठाकर ठगी और शोषण का धंधा करते हैं। वे डर दिखाते हैं कि किसी व्यक्ति पर भूत प्रेत का साया है या परिवार पर कोई संकट मंडरा रहा है, या फिर महंगे टोटके और उपाय बताते हैं। कई बार तो इन बाबाओं और तांत्रिकों और महिलाओं से दुष्कर्म जैसी घिनौनी घटनाओं में शामिल होने के आरोप भी साबित हुए हैं। इसी प्रकार हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से भी ऐसे ही गंभीर मामले सामने आए हैं। अंबेडकर नगर में एक तांत्रिक ने परिवार से 10 लाख रुपए ठगे, जिसका दुष्परिणाम यह हुआ कि एक युवक लापता हो गया और उसकी मां की मौत हो गई। भोपाल में एक महिला से 40 लाख रुपए की ठगी हुई, जहां तांत्रिक ने काले जादू का डर दिखाकर उसका शोषण किया। ये घटनाएं यह स्पष्ट करती हैं कि अंधविश्वास और लालच का मेल किस प्रकार आम लोगों को बर्बादी के कगार पर पहुंचा देता है। पुलिस और प्रशासन समय समय पर ऐसे मामलों में कार्रवाई करते रहे हैं। कई बाबाओं और तांत्रिकों की गिरफ्तारी हुई है। छापेमारी में लाखों रुपए के जेवर और नकदी बरामद हुई है। लेकिन यह भी एक सच्चाई है कि केवल कानून से यह समस्या समाप्त नहीं होगी। समाज में शिक्षा और जागरूकता की कमी, गरीबी और वैज्ञानिक सोच का अभाव इस समस्या को और गहरा बना देता है। जरूरी है कि समाज इस समस्या को समझे और इससे सतर्क रहे। और अंत में फिर से एक नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। पढ़ाई के साथ साथ खेलों को अपनाना जरूरी, कहा धर्मवीर सिंह ने। किसान सभा के सदस्यों ने जल भराव वाले गांवों का किया दौरा। TITS कॉलेज ने चलाया स्वच्छता अभियान। विभिन्न मांगों को लेकर कर्मचारी हुए एकजुट, सीएम के नाम सौंपा ज्ञापन। स्वदेशी जागरण मंच ने शुरू की स्वदेशी संकल्प यात्रा। बिना समय की खेती किसी भी फसल के लिए नुकसानदायक, कहा डॉक्टर मुरारी लाल। अब मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।